Wish you a very good morning, guys. So today we are going to start a very new chapter, that is SEBI LODR, right? SEBI के बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स गाइस सीए फाइनल के अंदर आते हैं। उसमें से ये वाला जो टॉपिक है, ठीक है, जिसका नाम है SEBI LODR। अब LODR का मतलब क्या होता है? तो जो भी कंपनी या एंटिटी होती है जिसने लिस्टिंग करवाया है, ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं SEBI LODR। अब कोई भी कंपनी है गाइस, समझना, राइट? इस कंपनी ने अगर अपने शेयर्स या फिर डिवेंचर्स या फिर कोई भी सिक्योरिटी, समझना, शेयर्स या डिवेंचर्स या सिक्योरिटी अगर लिस्ट करवाई है मतलब वो आईपीओ लेके आए हैं, राइट? या फिर उन्होंने वो सीधा सीधा अपनी सिक्योरिटीज वहां पे लिस्टिंग करवा दी है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो फिर ये कंपनीज को बोला जाएगा लिस्टेड कंपनी और लिस्टेड एंटिटी, ठीक है। अब अगर आपने लिस्टिंग करवाया है तो वो लिस्टिंग के कुछ ऑब्लिगेशंस होंगे, वो लिस्टिंग आपने करवाया है तो उसके कुछ डिस्क्लोजर्स होंगे, वो सबकी एक रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा गाइस सेबी। यहाँ पे अब देखोगे चैप्टर का नाम आपकी स्पाइरल के अंदर चैप्टर नंबर 17, राइट? सेबी LODR, जिसको हम बोलेंगे लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। ये रेगुलेशंस जो थे गाइस वो 2015 में बने हैं। जैसे हमारे में रूल्स होते हैं वैसे सेबी के जो चैप्टर्स होते हैं उसके अंदर रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे मेरा वीडियो बंद कर रहा हूँ सो दैट मैं इजीली आपको ये समझा पाऊंगा, बिकॉज ये वीडियो मैं आपका लेक्चर जो है उसके एक दिन पहले ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ गाइस, बिकॉज मॉर्निंग में मुझे थोड़ा सा स्केड्यूल टाइट है, इसीलिए मैं डे बिफोर उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। डे बिफोर नहीं, ऑलमोस्ट ये रात के 2 बज रहे हैं। यस गाइस, सो यहाँ पे अपन को डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 17 सेबी LODR रेगुलेशंस 2015, समझना गाइस। तो जैसे हर एक चैप्टर में सेक्शन हम याद रख रहे थे गाइस, ठीक है, वैसे यहाँ पे LODR के ऑब्लिगेशंस रेगुलेशंस होंगे सारी, वो रेगुलेशंस नंबर भी अपन याद रखेंगे बहुत सारी तरीके से, इसको हम ट्रिकी तरीके से याद रखेंगे। सो यस, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो। आते हैं पहले इसको शुरुआत में, यहाँ पे आप अपना बुक लेके बैठना साथ में, इंट्रोडक्शन में आ जाओ गाइस। मेन फीचर्स में आ जाओ, इसको डिस्कस करते हैं गाइस। मेन फीचर्स इसके क्या क्या है एज फार एज रेगुलेशंस आर कंसर्न, ठीक है। उसमें पहला फीचर अगर आप देखोगे, सेबी LODR रेगुलेशंस 2015 अप्लाई टू ऑल लिस्टेड एंटिटी है गाइस, समझना। ये किस किस को अप्लाई होगा उसके लिए यहाँ पे उन्होंने बोला है। तो यस, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल लिस्टेड एंटिटी एंड नॉट जस्ट कंपनी, राइट? दस बॉडी कॉर्पोरेट्स विच आर नॉट कंपनी, है ना, ऐसी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है जो कंपनी नहीं है उनको भी ये ऑब्लिगेशंस कवर हो जाएगा, राइट? सो एप्लीकेबल टू ऑल एंटिटीज के अंदर सब लोग वहां पे आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप कंपनी नहीं हो फिर भी आपने अगर लिस्टिंग करवाया है, यस डेफिनेटली वो हो जाएगा। जैसे कि सर एग्जांपल दो ना, सपोज आपकी कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी है गाइस, राइट? तो प्राइवेट कंपनी तो वैसे भी पब्लिक इश्यू कहाँ ला सकती है, बट अगर प्राइवेट कंपनी ने अपने डिबेंचर लिस्ट करवाया है, करवा सकती है, ठीक है, तब भी उनको ये LODR एप्लीकेबल हो जाएगा। सेबी LODR regulations 2015 contains the ब्रॉड प्रिंसिपल है गाइस, समझना ये इसके अंदर क्या है। तो यस, इसके अंदर ब्रॉड प्रिंसिपल है विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्लोजर, जो हमने नाम में देखा, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्लिगेशंस ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, राइट? सो वो उसके अंदर वहां पर डिस्क्लोज कर रखा है। The provisions contained in the SEBI LODR regulations 2015 have been aligned with the provision contained in the Companies Act 2013. Also, related provisions have been aligned and provided at one place. है guys, समझना इन्होंने क्या बोला कि SEBI LODR के अंदर जो भी provisions इन्होंने mention कर रखी है, ये provisions जो है वो Companies Act 2013
के अंदर भी है ना, बिकॉज पहले 2013 बना, उसके बाद ये रेगुलेशंस बने, तो उन्होंने उसको अलाइन कर रखा है। यस, बट कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि कोई चीज में कंपनीज एक्ट 2013 अलाउ कर रहा है बट सेबी एलओडीआर मना कर रहा है, तो उस केस में आप क्या फॉलो करोगे? आपको दोनों चीज फॉलो करनी है गाइस, दोनों में से जो भी स्ट्रिक्ट होगा वो आपको उस केस के अंदर फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, कंपनीज एक्ट 2013 ये बोलता है कि भैया आपको साल में मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी, राइट, बट सेबी एलओडीआर बोलते हैं कि नहीं 6 करनी पड़ेगी। सो अगर आपको दोनों चीज कंप्लाई करनी है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यस यू आर सपोज्ड टू डू 6 मीटिंग्स, राइट। सो लिस्टेड कंपनी एंड लिस्टेड एंटिटी जिसको एलओडीआर एप्लीकेबल है उनके लिए वहां पे मिनिमम 6 मीटिंग आ जाएगी। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल गाइस, राइट। द रेगुलेशंस कंटेन प्री इश्यू ऑब्लिगेशंस। प्री इश्यू मतलब आप आईपीओ लाते हो ना, प्री इश्यू मतलब समझना गाइस कि जब कभी भी कोई भी कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लाती है, जैसे अभी बर्गर किंग का आईपीओ आया 2 दिन पहले, राइट, और वो लिस्टिंग होगा, तो ये बर्गर किंग आईपीओ आया आपका, तो आईपीओ आने से पहले मतलब इश्यू अभी हुआ नहीं है तो उसको बोलते हैं प्री इश्यू। प्री इश्यू बर्गर किंग ने बहुत सारी ऑब्लिगेशंस फुलफिल की होगी गाइस, राइट। उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट किया होगा, प्रोस्पेक्टस सबमिट किया होगा, सेबी से अप्रूवल लिया होगा, आरओसी से अप्रूवल लिया होगा, तो उसको बोलते हैं इश्यू आने की पहले की ऑब्लिगेशंस, जिसको हम बोलेंगे प्री इश्यू ऑब्लिगेशंस। तो ये जो प्री इश्यू ऑब्लिगेशंस है जो बिफोर आईपीओ आपको करनी होती है, आईपीओ आपका लिस्टिंग हो गया, राइट, आईपीओ आ चुका है, आपने उसका लिस्टिंग करवा दिया, तो लिस्टिंग कर हो जाने के बाद जो ऑब्लिगेशंस होती है उसको हम बोलते हैं पोस्ट इश्यू ऑब्लिगेशंस, ठीक है। तो यस, ये रेगुलेशंस के अंदर हम बात कर रहे हैं फोर्थ पॉइंट की। तो ये रेगुलेशंस जो है गाइस एलओडीआर, इस एलओडीआर के अंदर आपको प्री इश्यू एज वेल एज पोस्ट इश्यू ये दोनों ऑब्लिगेशंस देखने को मिल जाएंगे, राइट। उसके रेगुलेशंस आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, जो हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जितना भी टाइम हमारा सेबी चलेगा, सेबी वाला चैप्टर गाइस, राइट, तो हम ये इसको डिस्कस करने वाले हैं। द रेगुलेशंस कंसोलिडेट्स the existing listing agreements for the different segment of the capital market into single document across various types of securities listed on the stock exchanges. However, the provisions relating to specific type of securities have been contained in the separate chapters of these regulations. इसको समझोगा। इस पांचवा पॉइंट क्या बोल रहा है, राइट। जैसे मैंने आपको बोला कि प्राइवेट कंपनी अपने डिबेंचर लिस्ट कर सकती है ना, तो क्या प्राइवेट कंपनी को पूरा एलओडीआर एप्लीकेबल होगा? द आंसर इज नो गाइस। प्राइवेट कंपनी के लिए जैसे कंपनीज एक्ट में स्पेसिफिक चैप्टर्स बनाए हुए हैं, आप लोग को मालूम है, देयर आर वेरियस चैप्टर्स, राइट। जो कंपनीज एक्ट के अंदर आप वेरियस चैप्टर्स पढ़ते हो, जैसे कि प्रोस्पेक्टस का चैप्टर है, जैसे कि एमओए एओए का चैप्टर है, जैसे कि आपको वहां पे डिपॉजिट का चैप्टर देखने को मिलेगा, राइट। तो देयर आर मेनी चैप्टर्स, समझना। वैसे ही एलओडीआर के अंदर इन्होंने इस तरह से चैप्टर्स बनाए हुए हैं। सो अगर कोई कंपनी है जिसमें डिबेंचर लिस्टिंग के बारे में बात की है, तो प्राइवेट कंपनी को सिर्फ इतना ही एप्लीकेबल होगा, समझना। उसको पूरा एलओडीआर वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्यों? बिकॉज उसने सिर्फ डिबेंचर लिस्ट करवाया है, राइट। तो इन्होंने यहाँ पे यही बोला पांचवें पॉइंट के अंदर, द रेगुलेशंस कंसोलिडेट द एग्जिस्टिंग लिस्टिंग एग्रीमेंट फॉर द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द कैपिटल मार्केट इनटू वन सिंगल डॉक्यूमेंट, राइट। बट यस, एलओडीआर के अंदर ही आपको अलग अलग चैप्टर मिल जाएंगे और वो सेपरेट चैप्टर्स के अंदर आपको आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। यस, अगर आप ये कंप्लायंसेस करोगे, 6 पॉइंट देखो गाइस। Compliance of these regulations by the listed entities would ensure the better corporate governance and protect the rights of the stakeholders. Timely and accurate disclosure उसके अंदर आ जाएगा, right? उसकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, बीइंग अ कंप्लायंस ऑफिसर, जो कंपनी सेक्रेटरी होता है, वो अपन अभी डिस्कस करेंगे, तो वो भी वहां पे आ जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, आपको वेरियस कमिटी कंस्टिट्यूट करनी पड़ती है, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, विजिल मैकेनिज्म, राइट, विसल ब्लोअर मैकेनिज्म, ये सब कुछ आएगा अभी, जो अपन डिस्कस करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यस, रेगुलेशंस के अंदर ये हम गाइस फीचर्स देख रहे हैं कि आपको एलओडीआर में क्या क्या पढ़ना होगा एंड क्या क्या आएगा, है ना। सो द रेगुलेशन स्पेसिफाई शॉर्ट एंड वर्जन ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट। समझना गाइस, आप कोई भी पर्सन के साथ कुछ व्यापार करते हो, कुछ बिजनेस करते हो, तो दोनों के बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होती है, राइट। सो यहाँ पे भी
ये जो कंपनी है, समझना कैसा, ये कंसेप्ट बड़ा ध्यान से समझना। ये जो कंपनी है जो अभी इनकॉर्पोरेट हुई, ये मैं एक ही बार समझाऊंगा आप लोग को, ध्यान से समझना। एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो इनकॉर्पोरेट हुई है, तो वो पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती, वो अपने नियर एंड डियर से पैसा लाएगी, बिजनेस चालू करेगी। धीरे धीरे उनको ऐसा लगा कि यस अब हम ग्रो कर रहे हैं, इन्होंने अपने आप को प्राइवेट से कन्वर्ट करवाया पब्लिक के अंदर। ठीक है, सो ये पब्लिक कंपनी हुई, बट अभी उन्होंने लिस्टिंग नहीं करवाया। ये कौन सी कंपनी है? अनलिस्टेड कंपनी है। ठीक है, अनलिस्टेड कंपनी है, इन्होंने पब्लिक कंपनी तो वो लोग बन गए, प्राइवेट कंपनी के रिस्ट्रिक्शंस अब इनको एप्लीकेबल नहीं थे, वो पब्लिक कंपनी बन गए थे। ठीक है, अब इनको ऐसा लगा कि यस हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, बट और ग्रो करना चाहते हैं और उसके लिए पैसों की जरूरत है, हम पब्लिक एट लार्ज से पैसा लेना चाहते हैं, हम इनिशियल पब्लिक ऑफर दैट इज आईपीओ लेके आना चाहते हैं, राइट। और हम लोगों को बताना चाहते हैं कि आप आओ हमारे कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, सो दैट हम उस पैसों को आगे इन्वेस्ट करेंगे हमारे बिजनेस के अंदर, हम ग्रो करेंगे और साथ साथ आप लोग भी ग्रो करोगे। ठीक है, ऐसा उनका ख्याल था, समझना। तो इस चीज के लिए इनको आईपीओ लेके आना था, बट आईपीओ की प्री इश्यू ऑब्लिगेशन है कि आपको अगर पब्लिक से पैसा लेना है, आईपीओ लेके आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्टॉक एक्सचेंज के साथ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज आपको कहीं पे अपने शेयर्स को लिस्ट तो करवाना पड़ेगा ना। आप कहीं पे अपने शेयर्स क्या करवाओगे? लिस्ट करवाओगे, राइट। लिस्ट करवाओगे मतलब आप अपने शेयर्स वहां पे पार्क कर रहे हो, है क्या? समझना, एक ही बार समझाऊंगा ये कंसेप्ट। आप अपने शेयर्स कहीं पे पार्क कर रहे हो। अब पार्किंग करते हो अपना टू व्हीलर फोर व्हीलर, तो पैसा देते हैं क्या? द आंसर इज यस, राइट। सो अगर हम वहां पे कहीं पे भी पार्किंग के लिए जाते हैं, हम उसका पैसा देते हैं। यहाँ पे आप अपने शेयर्स पार्क कर रहे हो, समझना। जैसे हम पार्किंग करते हैं, तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड होता है हमारी गाड़ी की देख रेख रखता है, राइट, वो अपन को एक चिट्ठी बना के देगा, अपना नंबर लिखा हुआ होगा, जब हम रिटर्न होते हैं तब वो देना पड़ता है हमको वो चीट, राइट, तब जाके हमारी गाड़ी को बाहर निकालने देते, तो हमको एक सेफ्टी फील होता है ना। तो वैसे यहाँ पे भी आप अपने शेयर्स अगर किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाओगे, राइट, तो फिर जब जब आपके शेयर्स लिस्ट हो गए, तो स्टॉक एक्सचेंज आपको फैसिलिटी देता है किस चीज की? आपके शेयर्स में अगर किसी पर्सन को जिसके पास ये शेयर्स है उसको बेचना है, सामने किसी को परचेज करना है, तो वो एक पर्सन को सेलर की वहां पे फैसिलिटी देता है, सामने वाले को बाय करने की फैसिलिटी देता है, राइट। तो ये सब कुछ कौन करता है गाइस? स्टॉक एक्सचेंज करता है। आपके शेयर्स वहां पे लिस्ट हो सकते हैं, डेडिकेटेड पर्संस अलोकेट किए जाएंगे वहां पे, राइट, उसको देखने के लिए। तो उस चीज का सबका पैसा लगेगा, समझना। तो उसको हम बोलेंगे लिस्टिंग फीस, वो देना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद एनुअल मेंटेनेंस फीस आता है, वो भी आपको देना पड़ेगा। कंपनी एंड स्टॉक एक्सचेंज के साथ कुछ समझौता होता है और उनके बीच में अग्रीमेंट्स भी बनते हैं कि भैया आपको ये ऑब्लिगेशन है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, राइट। उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? तो उस एग्रीमेंट को बोलते हैं लिस्टिंग एग्रीमेंट, समझना। बिकॉज आपने अपने शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाया है, तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस लिस्टिंग अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, उस लिस्टिंग एग्रीमेंट को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे लिस्टिंग अग्रीमेंट जो है, राइट, जो दोनों के बीच में बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं लिस्टिंग एग्रीमेंट, ऐसे लिस्टिंग एग्रीमेंट्स आपको वहां पे फुलफिल करने पड़ेंगे। तो ये क्या बोल रहा है? द रेगुलेशंस स्पेसिफाई, एलओडीआर के जो रेगुलेशंस है वो क्या स्पेसिफाई कर रहा है? शॉर्टन वर्जन, मतलब छोटू वर्जन ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट which a listed entity is required to execute at the time of listing of securities। जब आप अपने शेयर्स लिस्ट करवाओगे, तब आपको एक लिस्टिंग अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। ये लिस्टिंग अग्रीमेंट के अंदर आपको ये पूरा एलओडीआर छाप देना है। इन एडिशन टू दैट, अगर कुछ कंडीशन है और है स्टॉक एक्सचेंज की, यस यू आर सपोज टू फॉलो, समझना, राइट। बट यस, ये सब कुछ तो वहां पे आएगा ही आएगा। SEBI LODR regulations have replaced the erstwhile listing agreement। पहले उसको लिस्टिंग एग्रीमेंट बोला जाता था गाइस, 2015 से पहले। वो लिस्टिंग एग्रीमेंट को हटा के अब क्या आ चुका है? तो उसका एक नया वर्जन आ चुका है जिसको हम बोलेंगे SEBI LODR regulations 2015। And all the circulars stipulating or modifying the provision of the listing
एग्रीमेंट, राइट, वो वहां पे कवर हो जाएगा. नॉन कंप्लायंस ऑफ these regulations would amount to contravention and the provision of SABI Act 1992, and accordingly the consequential penal provision of the SABI Act 1992 would become applicable. राइट, अगर आप इसको कंप्लाई नहीं करोगे, नॉन कंप्लायंस ऑफ दिस रेगुलेशंस, तो वो वहां पे आपको सेबी एक्ट की पीनल प्रोविजन मतलब पेनल्टी वाली प्रोविजंस आपको वहां पे भुगतनी पड़ेगी. द रेगुलेशंस कंटेन सब्सटेंसिव प्रोविजंस, राइट, that is main body of the regulations and procedural requirements as well, जो schedule के अंदर आपको दिया हुआ होगा, right? So आपको क्या applicable है वो and किस तरीके से उसको करना है वो सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगे. So these are the features of the SEBI LODR 2015. ये सारी चीजें आपको नोट करनी है, तो डेफिनेटली आप उसको पॉज करके नोट करते जाना गाइस, आपके बुक के अंदर भी, ठीक है. दिस वाज द मेन पॉइंट, 7th पॉइंट जो मैंने आपको बताया, राइट. एंड एक ये वाला पॉइंट भी, प्री इश्यू ऑब्लिगेशन एंड पोस्ट इश्यू ऑब्लिगेशन. यस गाइस, सो अब आते हैं अपन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रेगुलेशंस के अंदर. यस, तो उसमें रेगुलेशन 3 है, unless otherwise provided SEBI LODR regulations 2015 shall apply to the listed entity, है ना. यहाँ पे हर जगह पे आपको क्या लिखा हुआ है गाइस, लिस्टेड एंटिटी को एप्लीकेबल है, मतलब सिर्फ कंपनियां नहीं, लिस्टेड कंपनीज को नहीं, ईच एंड एवरी बॉडी कॉर्पोरेट जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी लिस्ट करवाई है. लिस्टेड एंटिटी, अब आपको समझ में आ गया ना कि कोई सी भी बॉडी कॉर्पोरेट है, इस बॉडी कॉर्पोरेट ने अपना सिक्योरिटी लिस्ट करवा, सिक्योरिटी का डेफिनेशन आप लोग को मालूम है ना. सो अगर आप उन्होंने अपना सिक्योरिटी लिस्ट करवाया है तो उसको लिस्टेड एंटिटी बोला जाएगा, और वो लिस्टेड एंटिटी को ये एप्लीकेबल हो जाएगा. एनी ऑफ द फॉलोइंग डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन वन और मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, राइट. तो उसके अंदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन द मेन बोर्ड, बीएससी, एनएससी, एसएमई एक्सचेंज, वो भी उनको एप्लीकेबल हो जाएगा, या फिर कोई भी आईटीपी प्लेटफॉर्म पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, लिस्टिंग करवाया है, तो वो भी आ जाएगा, ठीक है. सो तीनों चीजें कवर होगी गाइस, बीएससी, एनएससी कवर हो गया, राइट. एसएमई बोर्ड भी कवर हो गया, एसएमई एक्सचेंजेस जिसको हम बोलेंगे. एसएमई एक्सचेंजेस भी 2 है फिलहाल, एक बीएससी का बीएससी एसएमई है, एंड एनएससी का एनएससी इमर्ज है, ठीक है. सो वो यहाँ पे आ जाएगा. एंड तीसरा आईटीपी प्लेटफॉर्म पे अगर आप रजिस्टर करवाते हो तो वो भी कवर हो जाएगा. तो रेगुलेशन 3 एप्लीकेबिलिटी के बारे में है गाइस, उसमें पहले 3 जन को एप्लीकेबल है, मतलब 3 प्लेटफॉर्म पे आपने लिस्टिंग करवाया है तो. यस गाइस, फिर बी पॉइंट है नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज. अगर आपने कन्वर्जन नहीं होने वाला है, ठीक है, डेट सिक्योरिटीज है, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा. नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ये सबको ये एप्लीकेबल हो जाएगा. अगर आप अपने आईडीआर लिस्ट करवाते हो, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स अगर आप लिस्ट करवाते हो, सिक्योरिटी रिसिप्ट्स, यूनिट्स जो म्यूचुअल फंड्स के होते हैं, any other securities as may be specified by the board. यहाँ पे बोर्ड का मतलब होगा सेबी, ठीक है. सो आप कुछ भी इसमें से लिस्ट करवाते हो, सेबी एलओडीआर आपको एप्लीकेबल हो जाएगा. सेबी एलओडीआर regulations 2015 were notified in the official gazette 2nd September 2015 को ये नोटिफाई हुआ था गाइस. came into force after 90 days, that is from 1st December 2015. 2nd सितंबर को ये पब्लिश हुआ, लोगों को समझने के लिए 90 दिन दिए, राइट. 90 डेज के बाद वो इफेक्टिव हो गया, और वो 1st दिसंबर 2015 से ये लागू हो गया. सो यस गाइस, अभी तक हमने फीचर्स देखे, एप्लीकेबिलिटी देखा, अब उसके अंदर घुसते हैं. कॉमन ऑब्लिगेशंस ऑफ द लिस्टेड एंटिटीज, रेगुलेशन 5, 6, 7 एंड 27. कॉमन ऑब्लिगेशन समझना मतलब ये सबका एप्लीकेबल होगा, जितनी भी लिस्टेड एंटिटियां होगी
जितनी भी लिस्टेड एंटिटी होगी, चाहे सिर्फ उन्होंने डिबेंचर लिस्ट करवाया हो या कुछ और लिस्ट करवाया हो, राइट, दीज आर द कॉमन ऑब्लिगेशंस। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है जनरल ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंप्लायंस। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द लिस्टेड एंटिटी टू एंश्योर दैट following persons comply with such responsibilities or the obligations as have been assigned to them under these regulations, right? मतलब ये पर्सन की ड्यूटी है ना, फॉलोइंग पर्सन्स जो है वो कंप्लाई करे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाए, ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करे, राइट, जो भी रेगुलेशंस, मतलब के एलओडीआर के जो रेगुलेशंस है वो वाले। कौन कौन है गाइस इसके अंदर? सो जो की मैनेजरियल पर्सनल है कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के प्रमोटर्स, इन लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी एलओडीआर को फुलफिल करना, एंड एनी अदर पर्सन जो डील कर रहा है विद द लिस्टेड एंटिटी, जो भी ऑथोराइज पर्सन गाइस यहाँ पे अपन लिख सकते हैं। So yes, this is what your regulation 5 general obligations of compliance किसके है? KMP, डायरेक्टर, प्रमोटर एंड ऑथोराइज पर्सन, इनके ये वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये आ जाएगा। Appointment of the compliance officer, this is very important point guys. Now it is the duty of every listed entity, समझना, a listed entity shall appoint a qualified company secretary है guys, समझना, मतलब इंटर पास नहीं चलेगा ना, क्वालिफाइड जिसके पास डिग्री है सीएस की। क्वालिफाइड का मतलब क्या होगा कि सीएस की डिग्री है ना, और मतलब सीएस क्लियर किया हुआ है, प्लस उसके पास मेंबरशिप नंबर होना चाहिए, तब जाके आप क्वालिफाइड होते हो। अगर आपने सिर्फ सीए फाइनल कंप्लीट कर दिया या सीएस फाइनल कंप्लीट कर दिया बट मेंबरशिप के लिए अप्लाई नहीं करोगे, एंड मेंबरशिप नंबर जब तक नहीं आएगा आप क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी नहीं कहलाओगे ना। तो वो क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी को ही आप एज अ कंप्लायंस ऑफिसर आपको अपॉइंट करना है, समझना। क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज को आपको क्या करना है, एज अ कंप्लायंस ऑफिसर आपको अपॉइंट करना है। एज पर रेगुलेशन 30 द लिस्टेड एंटिटी शैल डिस्क्लोज एनी चेंज इन द कंप्लायंस ऑफिसर, मतलब कि सपोज आपने एज अ कोई अपने कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट किया किसी सीएस को, राइट, लाइक देयर इज अ कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में सपोज मिस्टर सचिन ठक्कर को आपने एज अ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट किया ऑन 1st December 2019, ठीक है। अब हुआ यूं कि मैंने 6 महीने के बाद 30 मई 2019 को रिजाइन कर दिया। सर रिलायंस में से रिजाइन कर दिया? यस यस, मेरा मूड था तो रिजाइन कर दिया। कानून ये बोलता है कुछ भी चेंज कंप्लायंस ऑफिसर की पोजीशन में होता है, यू हैव सपोज टू इंटीमेट द सेम विद इन 24 आवर्स एज पर रेगुलेशन 30, समझना, रेगुलेशन 30 एलओडीआर का। रेगुलेशन 6 क्या बोलता है, कंपनी मस्ट हैव कंप्लायंस ऑफिसर, और कंप्लायंस ऑफिसर कौन रहेगा, तो कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, क्वालिफाइड सीएस। फिर ये रेगुलेशन 30 क्या बोलता है गाइस, समझना, आपको भी याद रखना है। द लिस्टेड एंटिटी शैल डिस्क्लोज एनी चेंज इन द कंप्लायंस ऑफिसर टू द स्टॉक एक्सचेंज एज सून एज रीजनेबली पॉसिबल बट नॉट लेटर देन 24 आवर्स फ्रॉम सच चेंज। कुछ भी चेंज होता है, मेरी डेजिग्नेशन में चेंज होता है, मैं रिजाइन करता हूँ, मुझे रिमूव किया जाता है, वॉट एवर द केस में बी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू इंटीमेट टू द स्टॉक एक्सचेंजेस, है गाइस। ये किसको इंटीमेट करेंगे, आरओसी को? नहीं, आरओसी भूल जाओ, एलओडीआर पढ़ रहे हैं ना गाइस, तो स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेशन करने को आएगा, सेबी को इंटीमेशन करने को आएगा, राइट। सो इफ सच डिस्क्लोजर इज मेड आफ्टर 24 आवर्स, तो रीजन के साथ आपको देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा कि व्हाई यू आर बीइंग लेट फॉर द सेम, समझना गाइस, राइट, व्हाई यू आर बीइंग लेट फॉर द सेम, ठीक है। सो ये जो रेगुलेशन 6 है एलओडीआर का, उसमें दो बातें हैं। एक तो कंप्लायंस ऑफिसर को आपको अपॉइंट करना है, ठीक है, और वो कंपल्सरीली कौन रहेगा, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। दूसरी बात यहाँ पे हमने देखी कि इफ देयर इज एनी चेंज इन कंप्लायंस ऑफिसर, तो वो आपको 24 आवर्स में, विद इन 24 आवर्स में
इंटीमेट करना है। ठीक है गाइस, सो मेक श्योर आप लोग को ये मालूम हो चुका है अब रेगुलेशन 6 क्या बोलना चाहता है। ठीक है, उसके बाद कंप्लायंस ऑफिसर की कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, राइट। सो ये आपके आंखों के सामने है गाइस। इफ यू कैन सी द कंप्लायंस ऑफिसर शैल एंश्योर दैट, शुरुआत करते हैं कि भैया ये कंप्लायंस ऑफिसर को देखना पड़ेगा कि the listed entity comply with all the regulatory provisions, because कंपनी के डायरेक्टर्स को या प्रमोटर को ये सारे प्रोविजंस पता नहीं होता ना, समझे ना। वो लोग तो बिजनेस करने में बैठे हैं, वो उनको इंटरेस्ट किस में है, बिजनेस करने में, ठीक है। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द सीएस, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंप्लायंस ऑफिसर, बिकॉज इसीलिए तो उसका नाम है कंप्लायंस ऑफिसर। तो कोई भी कंप्लायंस कंपनी ना चूक जाए, राइट, कंपनी से ना छूट जाए, इसीलिए तो हमने इस पर्सन को अपॉइंट कर रखा है, ठीक है। इसीलिए कानून ये बोलता है, यस इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंप्लायंस ऑफिसर, compliance officer shall ensure that the listed entity comply with all such regulatory provisions as are applicable to the listed entity. Compliance has to be in letter as well as in spirit, है guys, समझना दो चीजें हैं। मतलब के सिर्फ ऑन पेपर कंप्लायंस मत करवाओ, सिद्धत के साथ करवाओ। बोर्ड मीटिंग अगर जरूरी है, बोर्ड मीटिंग एज पर लॉ दिखानी है, तो ऑन पेपर पे मत दिखा दो कि सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आए थे, मिले थे, एक्चुअली में वो नहीं आए थे, बट ठीक है आपने दिखा दिया, नहीं, सिद्धत के साथ उसकी मीटिंग अरेंज करवाओ, मीटिंग में डिस्कशन करो, राइट। बिकॉज लिस्टेड कंपनी में तो पब्लिक का पैसा होता है ना, राइट। तो पब्लिक का पैसा ऐसे ही इस्तेमाल मत करो, राइट। उसको आओ, डिस्कस करो, ओपिनियन लो एंड देन यू डिसाइड, ठीक है। सो ये जो आपको कंप्लायंसेस करने हैं वो सिर्फ पेपर पे नहीं, आपको सिद्धत के साथ करने हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है यस। और वो सब कुछ देखने की जवाबदारी जो है वो कंप्लायंस ऑफिसर की है, ठीक है। दूसरा, कोऑर्डिनेशन का काम दिया है कंप्लायंस ऑफिसर को, ये देखना है कि कोऑर्डिनेट करो बोर्ड के साथ, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के साथ, डिपॉजिटरी के साथ। कंप्लायंस ऑफिसर शैल रिपोर्ट टू द बोर्ड, रिपोर्टिंग करना है, बोर्ड मतलब सेबी को, स्टॉक एक्सचेंज को, डिपॉजिटरी को। डिपॉजिटरी क्या है वो सब कुछ आपको पता चलेगा गाइस रेगुलेशन 7 के अंदर एंड आगे, राइट। एनएसडीएल सीडीएसएल दो डिपॉजिटरी अपना है, ठीक है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है, डिपॉजिटरीज है, एंड विद रिस्पेक्ट टू द रूल्स रेगुलेशंस एंड अदर डायरेक्टिव्स ऑफ दिस अथॉरिटीज। सो रिपोर्टिंग करने की बात है, कोऑर्डिनेशन करना है, right, compliances करवाना है। The compliance officer shall ensure that the correct procedure have been followed, right. It is the duty of the compliance officer to ensure that the correct procedures have been followed that would result in the correctness, authenticity and comprehensiveness of the information, statements and the reports filed by the listed entity under these regulations. राइट, आपने पूरी प्रोसीजर्स जो भी फॉलो की है वो एकदम परफेक्ट फॉलो की है, करेक्ट प्रोसीजर्स आपने फॉलो की है, सो दैट करेक्टनेस, ऑथेंटिसिटी एंड कंप्रहेंसिवनेस जो भी इंफॉर्मेशन की है, स्टेटमेंट्स की, रिपोर्ट्स जो भी आप फाइल करते हो वो उसकी होनी चाहिए गाइस, ठीक है। सो दीज आर द 4 रिस्पांसिबिलिटीज ओवर दैट। फिफ्थ वन इज टू मॉनिटर द ईमेल एड्रेस ऑफ द ग्रीवेंसेस रिड्रेसल डिवीजन, वो भी कंप्लायंस ऑफिसर्स को देखना है, बिकॉज देयर आर मेनी शेयर होल्डर्स हु आर रेजिंग द कंप्लेंट ओवर देयर एंड ऑल, राइट। तो yes, being a CS, being a compliance officer, you have to monitor email address of the grievances redressal division कि भैया, because अब हर कोई क्या करता है, तो ईमेल करके ही अपना प्रॉब्लम वहां पे बताता है, ठीक है। सो यस, वो ईमेल आईडी ही ना चल रहा हो तो सब लोग अपना प्रॉब्लम कैसे बताएंगे। सो जस्ट CS has to make sure and has to monitor the email address of the grievance redressal division as designated by the listed entity for the purpose of registering the complaints by the investors. ठीक है गाइस, सो दो चीजें रेगुलेशन 6 के अंदर आपको याद रखनी है, एक तो अपॉइंटमेंट ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर, एनी चेंज देयर ऑन, राइट, एंड दूसरा रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द कंप्लायंस ऑफिसर। सो यस, ये जो रेगुलेशन 6 है वो रेगुलेशन 6 माना ही इस तरीके से जाएगा एज अ कंप्लायंस ऑफिसर। इफ यू कैन सी हियर, सो आपको वो
यहाँ पे इन्होंने सेपरेटली नहीं लिख के दिया है, बट यस आप जैसे ही ये चैप्टर पढ़ रहे हो गाइस, तो साथ में आपको लिस्ट बनाना हो तो आप लिस्ट बना सकते हो, जैसे कि फर्स्ट पेज पे आपने लिख दिया या लास्ट पेज पे लिख दिया, राइट, कि भैया ये जो रेगुलेशन 6 है वो रेगुलेशन 6 वो कंप्लायंस ऑफिसर के लिए है। तो ऐसे आप वो एक लिस्टिंग क्या है कि एक पेज पे, लास्ट पेज पे, फर्स्ट पेज पे, कहीं पे भी लिख सकते हो। तो वो याद रखने के लिए फिर क्या करने का, जब तक सेबी के चैप्टर्स चल रहे हैं ना, आपने रोज सुबह उठ के सिर्फ ये एक बार एलओडीआर का ये देख लेने का कि रेगुलेशन 6 किसके लिए, रेगुलेशन 7 किसके लिए, राइट। सो क्या होगा, जैसे सेक्शन नंबर्स आपको याद रह गए ना, वैसे आपको ये एलओडीआर के रेगुलेशंस नंबर्स भी याद रह जाएंगे। 3 का नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 5 दैट्स फाइन, 6 यस वी हैव टू रिमेंबर, सीएस की बात है आफ्टर ऑल, ठीक है। और भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है गाइस, रोल ऑफ द कंप्लायंस ऑफिसर एज पर द अदर रेगुलेशंस, ठीक है। वो रेगुलेशन 7 में शेयर ट्रांसफर एजेंट की तरह वो काम करते हैं, रेगुलेशन 27 एज वेल, ठीक है। और यस वो रेगुलेशन 7 आपको पता चलेगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। सो यस गाइस, अभी पहले रेगुलेशन 7 के अंदर आ जाओ। रेगुलेशन 7 बात करता है गाइस शेयर ट्रांसफर एजेंट के बारे में, ठीक है। क्या बोला देखो ना, शेयर ट्रांसफर एजेंट, कोई भी कंपनी होती है, तो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो, या चाहे वो लिस्टेड पब्लिक कंपनी हो। अब अगर आपके पास किसी भी कंपनी के शेयर्स है, तो डेफिनेटली ये शेयर्स अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हो तो वो तो कर ही सकते हो, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होता है, वी हैव टू फॉलो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फॉर सेम, बट ये पब्लिक कंपनी में कोई शेयर ट्रांसफर के रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ पे भी शेयर ट्रांसफर करना है आप डेफिनेटली कर सकते हो, बट यस लिस्टेड कंपनी में अगर आपको शेयर ट्रांसफर करना है, यहाँ पे तो क्या है कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से आप शेयर ट्रांसफर कर लोगे, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। सेम गोज टू हियर, बिकॉज इन लोग को क्या एप्लीकेबल नहीं है, एलओडीआर एप्लीकेबल नहीं है। बट यस अगर आप लिस्टेड एंटिटी हो, अगर आप लिस्टेड कंपनी हो, तो आपको क्या एप्लीकेबल है गाइस, आपको एलओडीआर एप्लीकेबल है। तो आपको इन एडिशन टू कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट को तो फॉलो करना ही है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको एलओडीआर भी फॉलो करना पड़ेगा। अब एलओडीआर में देयर इज अ रेगुलेशन 7, ठीक है। ये रेगुलेशन 7 क्या बोलता है, रेगुलेशन 7 ये बोलता है कि अगर लिस्टेड कंपनी को अपने शेयर्स, एक शेयर होल्डर को दूसरे शेयर होल्डर को शेयर्स ट्रांसफर करना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, इधर यू अपॉइंट इधर यू अपॉइंट शेयर ट्रांसफर एजेंट, बिकॉज इसमें कोई 3-4 शेयर होल्डर नहीं होंगे, 10-12-15 शेयर होल्डर नहीं होंगे, है ना, हजारों में लाखों में शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। सो इधर यू अपॉइंट शेयर ट्रांसफर एजेंट, एसटीए बोले तो सचिन ठक्कर एसोसिएट्स, नो नो ऑलवेज ये नहीं होगा ना, राइट, कभी कभी क्या होगा, एसटीए का मतलब शेयर ट्रांसफर एजेंट भी हो सकता है, ठीक है। सो यस इधर यू अपॉइंट शेयर ट्रांसफर एजेंट, या फिर अगर आपको लग रहा है कि शेयर ट्रांसफर एजेंट नहीं अपॉइंट करना है, तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है, देखो ना और लिखा है, मैनेज द शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी इन हाउस। क्या बोला कि इधर आप शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट कर लो, या फिर इन हाउस आप शेयर ट्रांसफर की फैसिलिटी दे दो। अगर आपका स्टाफ बड़ा है, ऐसा कुछ आपको इन हाउस ही करना है, यू कैन डू सो, या फिर ये एक सेपरेट बॉडी होती है, सेपरेट पर्सन होता है, सेपरेट एंटिटी होता है, ठीक है। तो आप वो अपॉइंट कर लो, वो लोग आपका काम मैनेज करेंगे, एनुअली आपसे फीस चार्ज करेंगे। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप में इतना शेयर ट्रांसफर का एप्लीकेशन आता नहीं है और आपको इतना खर्चा नहीं करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, यू हैव अनदर ऑप्शन। और वो दूसरा ऑप्शन क्या है, आप इन हाउस शेयर ट्रांसफर फैसिलिटीज कर सकते हो। बट यस कहानी इतने में खत्म नहीं होती है मेरे भाइयों बहनों। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, वर द लिस्टेड एंटिटी मैनेज द शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी इन हाउस। समझना, अगर आप ये जो फैसिलिटीज है इन हाउस मैनेज कर रहे हो, आप अपॉइंट कर रहे हो, इट्स ओके,
अब कोई इशू नहीं है। बट अगर आपने इन हाउस मैनेज किया है, the listed entity manages the share transfer facilities in house, the total number of holders of the securities of the listed entity exceeds 1 lakh। और क्या बोला, आप टोटल नंबर जो होल्डर है सिक्योरिटीज के वो 1 लाख से बढ़ रहे हैं, द लिस्टेड एंटिटी शेल, ठीक है समझना। आप इन हाउस कर सी यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है इट्स ओके, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट आप क्या ऑप्शन चूज किया था, आप इन हाउस कर रहे हो, ठीक है। इन हाउस आप शेयर ट्रांसफर कर रहे हो, टोटल नंबर ऑफ होल्डर्स ऑफ द सिक्योरिटीज जो है वो आपके मोर देन 1 लाख हो गए हैं। 1 लाख तक नो इश्यू, ठीक है। वो अगर अप टू 1 लाख रहते तो कोई इश्यू नहीं था। बट अब क्या हुआ है, आप इन हाउस कर रहे हो, नंबर ऑफ सिक्योरिटी होल्डर आपके 1 लाख से बढ़ चुके हैं, तो अब आपको दो में से कोई एक ऑप्शन करना पड़ेगा। इधर इधर आप रजिस्टर हो जाओ सेबी के साथ, बोर्ड मतलब सेबी, ये पूरे चैप्टर में बोर्ड जहां पे भी लिखा हुआ होगा उसका मतलब सेबी रहेगा। एज अ कैटेगरी 2 शेयर ट्रांसफर एजेंट और अपॉइंट रजिस्ट्रार टू एन इश्यू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट हु इज रजिस्टर्ड विद द बोर्ड। समझना गाइस। अब ये जो लिस्टेड एंटिटी है, इस लिस्टेड एंटिटी का जो काम था वो बिजनेस करना था, राइट, जो भी फील्ड में वो बिजनेस करती है। बट रेगुलेशन 7 ने उनको ऑप्शन दिया था कि भैया इधर आप शेयर ट्रांसफर के लिए शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट कर लो या इन हाउस करो। अगर आपने ये स्पेसिफिक पर्सन जो शेयर ट्रांसफर का ही काम करता है, पूरा दिन उसका काम क्या है, शेयर ट्रांसफर का करने का, ठीक है, तो ये तो सेबी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। ये कौन से कैटेगरी वाले होते हैं, तो ये कैटेगरी 1 वाले होते हैं, समझना। कैटेगरी 1 वाले शेयर ट्रांसफर एजेंट होते हैं जिनका काम ही क्या है, बताओ ना, जिनका काम ही क्या है, शेयर ट्रांसफर करना, ठीक है। जिनका काम ही ये है कि भैया आपको शेयर ट्रांसफर करने का, कैटेगरी 1 शेयर होल्डर का, ठीक है। बट आपने क्या चूज किया कि नहीं हमारे तो बहुत लिमिटेड शेयर्स होते हैं, हम ठीक है मैनेज कर लेंगे। बट अब कानून क्या बोल रहा है, आप इन हाउस कर रहे हो कोई बात नहीं, बट जिस दिन आपके नंबर ऑफ होल्डर्स जो है वो 1 लाख से ज्यादा बढ़ गए ना, उस टाइम पे आपको अब 1 लाख लोगों के शेयर ट्रांसफर आप इन हाउस कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने बोला ठीक है, इस केस के अंदर आपके पास हम दो ऑप्शंस दे रहे हैं, आप इधर आप इसमें चले जाओ, आप अपॉइंट कर लो। देखो ना यहाँ पे लिखा है सेकंड पॉइंट, देखो अपॉइंट दी रजिस्ट्रार, राइट, रजिस्ट्रार टू एन इश्यू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, मतलब आप क्या करो, अपॉइंट शेयर ट्रांसफर एजेंट, ठीक है। इधर आप ये ऑप्शन चूज कर लो, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि भैया आप अपने आप को शेयर ट्रांसफर एजेंट बना लो, राइट। बट आपका बिजनेस तो शेयर ट्रांसफर करने का है ही नहीं, इसीलिए आप कैटेगरी 1 वाले नहीं बन सकते। आप कौन से बन सकते हो, कैटेगरी 2 वाले। अब कैटेगरी 1 एंड 2 में क्या फर्क है, ये कैटेगरी 2 वाला कोई दूसरी कंपनी का शेयर ट्रांसफर एजेंट बन सकता है क्या, द आंसर इज नो। वो सिर्फ अपनी ही कंपनी का शेयर ट्रांसफर की तरह ही रहेगा, समझना, राइट। तो आप कैसे कैटेगरी 2 एसटीए बन जाओ, ठीक है, एंड सेबी के साथ आप रजिस्टर्ड हो जाओ, रजिस्टर्ड विद द बोर्ड, या फिर आप क्या कर लो, कैटेगरी 1 वाले के पास चले जाओ। बट अब आप इन हाउस मैनेज करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, इधर आप रजिस्टर हो जाओ विद द बोर्ड, द सेबी, एज अ कैटेगरी 2 एसटीए, या फिर आप अपॉइंट कर लो रजिस्ट्रार टू एन इश्यू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट हु इज रजिस्टर्ड विद द बोर्ड। समझ में आया गाइस। फिर से एक बार रेगुलेशन 7 बात करता है शेयर ट्रांसफर एजेंट के बारे में। लिस्टेड एंटिटी के पास दो ऑप्शन है, इधर अपॉइंट करे शेयर ट्रांसफर एजेंट को, ये रहा पहला ऑप्शन, या फिर इन हाउस करे। इन हाउस कर रहे हो कोई इशू नहीं है, बट जिस दिन आपके 1 लाख से ज्यादा, मतलब 1 लाख 1 लाख 2, 10 लाख 15 लाख उतने सारे सिक्योरिटी होल्डर हो गए, सो इधर आपको कैटेगरी 2 शेयर ट्रांसफर एजेंट बनना पड़ेगा, सभी के साथ रजिस्टर करवाना पड़ेगा, या फिर आपको शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ, राइट, वो उसको ओपन करके अपनी सिक्योरिटीज वहां पे शेयर ट्रांसफर के लिए एटलीस्ट उनको अथॉरिटी देनी पड़ेगी, सिंपल एज दैट।
ठीक है, अब इन हाउस की ड्यूटी भी अब आपको ये पूरा इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, रोल ऑफ द कंप्लायंस ऑफिसर जो ऊपर हमने छोड़ा था ना, एज पर दी अदर रेगुलेशंस, टू साइन द कंप्लायंस सर्टिफिकेट विद रिस्पेक्ट टू शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी, रेगुलेशन 7। Every listed entity is required to submit compliance certificate. समझना guys? Every listed entity is required to submit compliance certificate to the recognized stock exchange जहाँ पे आपने listing करवाया, certifying that the listed entity has ensured that all the activities in relation to share transfer facility are maintained either in house या फिर आपने registrar to an issue, right, share transfer agent आपने अपॉइंट कर रखा है जो सभी के साथ रजिस्टर्ड है। ऐसा आपको सर्टिफिकेट देना पड़ता है। कौन सा सर्टिफिकेट? जिसको हम बोलेंगे कंप्लायंस सर्टिफिकेट। ये आप लिख के दे रहे हो कि इधर आपने ठीक है। अब ये इसके दो चीज होती है, एक उसको बोलते हैं आरटीआई, क्या बोलते हैं? आरटीआई, राइट, एंड एसटीए। एसटीए मतलब शेयर ट्रांसफर एजेंट, आरटीए मतलब रजिस्ट्रार टू एन इश्यू। अब इनको हम क्या बोलते हैं हमारी भाषा में, बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग सीएस, राइट, और हम इनको बोलते हैं, एक शॉर्टकट हमने वर्जन दे दिया आरटीए। क्या बोल दिया हमने इसको? आरटीए। आर मतलब रजिस्ट्रार एंड टीए मतलब ट्रांसफर एजेंट, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, ठीक है। सो आरटीए क्यों ऐसा किया सर? बिकॉज इश्यू आता है तो पहली बार एक ही बार जरूरत पड़ती है, फिर तो बार बार आपको शेयर ट्रांसफर के लिए जरूरत पड़ता है ना। तो मैं आरटीए बोलूं तब भी ये पूरा फुल फॉर्म समझना कि सर बात कर रहे हैं रजिस्ट्रार टू एन इश्यू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। मैं एसटीए बोलूं तब भी मैं बात कर रहा होता हूँ शेयर ट्रांसफर एजेंट की, ठीक है। सो दोनों का मतलब मोर और लेस सेम रहेगा। सो यहाँ पे आपको लिस्टेड एंटिटी को कंप्लायंस सर्टिफिकेट देना पड़ता है, समझना गाइस। ये कंप्लायंस सर्टिफिकेट के ऊपर इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंप्लायंस ऑफिसर कि वो इसके ऊपर अपना क्या करे? सिग्नेचर करे, जिसको हम बोलेंगे हस्ताक्षर, ठीक है ना। वो उसको वहां पे करना पड़ेगा कि इधर आपने इन हाउस मेंटेन किया है या फिर बाय रजिस्ट्रार टू एन इश्यू और शेयर ट्रांसफर एजेंट जो बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड है। Such certificate shall be duly signed by both the compliance officer of the listed entity and the authorized representative of the share transfer agent, right, wherever applicable. ठीक है, दो जन इसके ऊपर सिग्नेचर करेंगे गाइस। एक तो कंप्लायंस ऑफिसर जो है वो सिग्नेचर करेगा कि यस हमने शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट कर रखा है, राइट, एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट का जो पर्सन होगा वो अपॉइंट करेगा, वो उसके ऊपर सिग्नेचर करेगा। Such certificate shall be submitted to the stock exchange within 1 month at the end of each half of the financial year. मतलब twice in a financial year आपको ये देना है गाइस, समझ में आ रहा है? ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। Each half of the financial year, अब फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल से 30 सितंबर है, ठीक है। सो आपको पूछ सकते हैं ना, ठीक है, ये 6 महीने कंप्लीट हुए तो आपको उसके 1 महीने के अंदर 1 मंथ, राइट, मतलब आपको 31 अक्टूबर तक ये सर्टिफिकेट दे देना है, समझो। और जो दूसरा पीरियड आपका है जो स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर से 31 मार्च, ये 6 महीने के लिए आपको 1 महीना मिलेगा। सो बाय 30 अप्रैल यू आर सपोज टू गिव दिस काइंड ऑफ, हम तो इशू करते हैं गाइस। सो ये आपको देना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे कंप्लायंस सर्टिफिकेट। और हम लिस्टेड कंपनी का जब ऑडिट करने के लिए जाते हैं तब अगर ऐसे सर्टिफिकेट्स आपने लेट फाइल किए हैं, राइट, बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर भी आपको ये देखने को मिल जाता है गाइस, ठीक है। तो वो भी मैं आपको जब इसके बाद वाला सेशन होगा, लाइव सेशन, राइट, तब मैं आपको विजिट करवाऊंगा कि स्टॉक एक्सचेंज पे ये सारे सर्टिफिकेट्स कैसे देखे जाते हैं, किस फॉर्मेट में होते हैं, एवरीथिंग विल डू गाइस, ठीक है। सो यहाँ पे भी कंप्लायंस ऑफिसर का रोल आया, इसीलिए उसको रेगुलेशन 6 के अंदर कवर किया। एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ रेगुलेशन 7 ओनली, राइट। सो रेगुलेशन 7 में सपोज आपको कोई क्वेश्चन पूछता है तो यस, आप जो रेगुलेशन 7 में यहाँ पे 4th पॉइंट में जो लिखा है वो तो आप लिख ही सकते हो। इन एडिशन टू दैट दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रेगुलेशन 7 ओनली,
बट ये वो 6 के अंदर क्यों कवर किया उन्होंने, तो उन्होंने उसका रोल बताया है कि यस ये रोल कंप्लायंस ऑफिसर का इस हिसाब से हो सकता है, बट यस यू आर सपोज टू रिमेंबर एज फार एज एमसीक्यू इज कंसर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा गाइस, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द ईच हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, राइट। आपको ये सबमिट करना पड़ेगा, इट हैज टू बी साइंड बाय कंप्लायंस ऑफिसर, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एज वेल एज बाय द शेयर ट्रांसफर एजेंट। रेगुलेशन 27 जो है कंप्लायंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में है गाइस, वो भी अपन देखेंगे जब जब आगे आएगा। यस गाइस, उसके बाद है रेगुलेशन 13। रेगुलेशन 13 बात करता है ग्रीवियंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ग्रीवियंसेस मतलब प्रॉब्लम, रिड्रेसल मतलब सॉल्यूशन, राइट। उसका कुछ मैकेनिज्म वहां पे रेगुलेशन 13 ने बनाया। अब रेगुलेशन 13 क्या बोलता है, रेगुलेशन 13 ये बोलता है गाइस कि द लिस्टेड एंटिटी शैल एंश्योर दैट, कि भैया आपने सफिशिएंट स्टेप्स लिए हैं, एडिक्वेट स्टेप्स हैज बीन टेकन फॉर एक्सपीडियंट्स मतलब स्पीडी, स्पीडिएस्ट सॉल्यूशन, रिट्रेसल मतलब सॉल्यूशन ऑफ द इन्वेस्टर कंप्लेंट, राइट। जो भी इन्वेस्टर की कंप्लेंट्स है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए आपने सफिशिएंट स्टेप्स लिए हैं। सो यस, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया है गाइस। आप उसको वीडियो को पॉज करके, राइट, आप उसको सर्च कीजिए गाइस, स्कॉर्स, तो आपको पूरा देखने को मिलेगा। स्कॉर्स का वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा कि वेयर यू कैन गो बीइंग एन इंडिविजुअल और एंटिटी और वॉट एवर द केस में बी, राइट। आप वहां पे जाके किसी भी लिस्टेड कंपनी की बजाना चाहते हो जेन्युइनली, अगर आप उसने कुछ गलती की है तो, राइट, इफ यू वांट टू डू एनी कंप्लेन ओवर देयर, यस यू कैन डू दैट। समझना गाइस, द लिस्टेड एंटिटी, अगर आपको डिविडेंड नहीं मिला है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं मिला है, आपको नोटिस नहीं मिला है बीइंग अ शेयर होल्डर, राइट, वॉट एवर द केस में बी, द लिस्टेड एंटिटी शैल एंश्योर दैट इट इज रजिस्टर्ड। बट यस, उसके लिए लिस्टेड एंटिटी को वहां पे रजिस्टर्ड तो होना चाहिए ना, तो यस वो रेगुलेशन 13 उनकी ऑब्लिगेशंस बता रहा है। देखो गाइस, LODR, O stands for obligation, right? It is the duty of the listed entity that it is registered on the scores platform in order to handle investor complaints electronically in the manner specified by the SEBI. So listed entity have to register, duty to register on the scores platform, duty to file a statement containing the number of investor complaints. सिंपल है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ, जस्ट अ मिनट, स्कोर्स पे। See this scores का full form. S stands for SEBI, CO stands for complaints, RE stands for redress, S stands for system. सिंपल, राइट। यहाँ पे अपना लॉगिन बना दो आप, ठीक है, जो आप नॉर्मल अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे बनाते हो वैसा वाला, ठीक है। एंड पर फिर किसी भी कंपनी की बनाना चाहते हो, कुछ भी कंप्लेन करना चाहते हो, आप कर सकते हो। देखो, देयर विल बी ओकेजन व्हेन यू हैव अ कंप्लेन अगेंस्ट अ लिस्टेड कंपनी और इंटरमीडियरी रजिस्टर्ड विद द SEBI. But in the event of such complaint, you should first approach the concerned company and intermediary against whom you have complained. However, you will not be satisfied with their response. Therefore, you should know
whom you should turn to and to get your complaint redressed. SEBI takes up the complaint related to the issue and transfer of securities, non-payment of dividend with the listed companies. In addition, SEBI also takes up a complaint against the various intermediary registered with it and the related issues. Right? The scores facilitate you to lodge your complaint online with the SEBI and subsequently view its status. Definitely you can do that. सभी के साथ रजिस्टर हो जाओ एंड सब्सिक्वेंटली आप उसका स्टेटस भी देख सकते हो. ठीक है. सो इसी के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया है. नाउ लिस्टेड एंटिटी की क्या ऑब्लिगेशन है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो रजिस्ट्रेशन करवा ले. सो यस गाइस, रेगुलेशन 13 ये बोलता है इट इज द ड्यूटी ऑफ द लिस्टेड एंटिटी. The listed entity shall file with the recognized stock exchange. अब क्या होता है गाइस, बहुत सारी कंप्लेन आती है. ठीक है. तो उस कंप्लेन का क्या पड़ा होगा आपके पास, समझना. उस कंप्लेन का क्या पड़ा होगा, क्लोजिंग स्टॉक. फिर आपके पास क्या आया, नया कंप्लेन आया, समझना. फिर आपने क्या किया, कुछ कंप्लेन को मतलब नया क्या मतलब आपने क्या किया, प्रोडक्शन किया ना. क्लोजिंग स्टॉक आपके पास पड़ा था, फिर आपने क्या किया, प्रोडक्शन. फिर आपने क्या किया, उसको बेचा. समझना, ये मैन्युफैक्चरिंग है, ये क्या बेचा. सॉरी, ओपनिंग स्टॉक पड़ा था ना, पिछला वाला क्लोजिंग स्टॉक, राइट. ओके. और फिर आपका वहां पे रहेगा रिमेनिंग अनसॉल्व. ठीक है. तो वैसे करके देखो कितनी कंप्लेन आपकी पेंडिंग थी, नई कितनी आई, आपने टोटल कितनी सॉल्व की और अब कितनी बची है. ठीक है. सो आपका ओपनिंग स्टॉक क्या था, सॉरी यहाँ पे मैंने क्लोजिंग लिखा, ओपनिंग स्टॉक क्या था प्लस प्रोडक्शन कितना किया, कितना सोल्ड किया और अब कितना बचा है. वैसे करके कितनी कंप्लेन पहले थी ऑलरेडी, बाकी थी सॉल्व करनी, नई कितनी आई है, कितना आपने रिस्पॉन्स कर दिया है और कितना अभी अनसॉल्व है. ऐसा आपको एवरी क्वार्टर, समझना गाइस, एवरी क्वार्टर विद इन 21 डेज आपको रिपोर्ट फाइल करना पड़ता है. 4 कॉलम वाला रिपोर्ट within 21 days from end of the each quarter you are supposed to give this. बट ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, रेगुलेशन 13 ये बोल रहा है. रेगुलेशन 13 ये बोलता है कि आपका ये क्वार्टर जो है अप्रैल मई जून वाला जैसे ही खत्म हुआ, सो यस बाय 21st ऑफ जुलाई आपको ये चीजें स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करवानी पड़ेगी. क्या सबमिट करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी 4 कंप्लेन थी पेंडिंग, 3 नई आई. ठीक है, 7 हुई, इसमें से हमने 5 सॉल्व कर दी है, तो अब कितनी बची, 2 बची है. समझ में आ रहा है. 4 पेंडिंग थी, सॉल्व करनी बाकी थी, 3 रिसीव हुई, 5 को हमने क्या कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया. ठीक है. अब कितनी बची है, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में 2 एप्लीकेशन बची है. फिर से जून, अप्रैल में जून गया. ठीक है. अब क्वार्टर आया जुलाई अगस्त सितंबर. सो आपको 21st ऑफ अक्टूबर तक ये फिर से स्टॉक एक्सचेंज को फाइल कर देना है कि भाई हमारी 2 एप्लीकेशन क्या थी, पेंडिंग थी. ठीक है. 4 नहीं आई, 6 हुई, 6 की 6 हमने क्या कर दी है, सॉल्व कर दी. अब स्टॉक कितना रहा, 0. देयर इज नो सच कंप्लेन. समझ में आ रहा है. झूठ नहीं बोल सकते बिकॉज स्कोर्स पे स्टॉक एक्सचेंज भी देख सकता है, सेबी भी देख सकता है कि उस कंपनी की कितनी कंप्लेन आ रही है, कितनी सॉल्व हो रही है, एवरीथिंग. समझ में आ रहा है. The statement shall be placed on quarterly basis before the board of directors of the listed entity. राइट. और ये स्टेटमेंट आपको डायरेक्टर्स के समक्ष भी रखना पड़ेगा. डायरेक्टर्स उसको जांच पड़ताल करेंगे, अप्रूव करेंगे, स्टेटमेंट को देखेंगे एंड तब जाके वो सेबी के साथ फाइल हो जाएगा. Yes guys, so in this first session of SEBI LODR we have discussed in detail regulation 6, regulation 7, रेगुलेशन 13. ये रेगुलेशंस के एक पेज के ऊपर लिखते जाना गाइस और उसको रिवाइज करते जाना. ठीक है. अब जो रेगुलेशन स्टार्ट होंगे वो थोड़े से बड़े हैं जो अपन नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स करेंगे. और भी हमने 2 रेगुलेशंस देखे. रेगुलेशन 3 जो बात करता है एप्लीकेबिलिटी के बारे में, रेगुलेशन 5 जो बात करता है कॉमन चीजों के बारे में, राइट, और कौन कौन पर्संस वहां पे रिस्पॉन्सिबल रहेंगे उसके बारे में एज वेल. ठीक है. यस, उसके पहले हमने फीचर्स देखे और एलओडीआर क्या होता है वो हमने समझा. ठीक है. इसको गाइस मैं लिंक शेयर कर रहा हूं आपके साथ. सो इस वीडियो को आप देख लो प्रॉपरली.
ठीक है, कुछ भी डाउट्स है मुझे वीडियो स्टॉप करके ही डाउट पूछ लो, ऐसा है तो, सो दैट वो टाइम पे ही सॉल्व हो जाए। ठीक है, एंड उसके बाद भी अगर पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। यहाँ तक रखते हैं आज गाइस। ठीक है, कुछ भी डाउट्स वाउट्स है तो डेफिनेटली आप पूछ लेना, एंड नेक्स्ट सेशन लाइव सेशन के अंदर अपन उसको आगे बढ़ाएंगे। सी यू सून।